छोटी सी उम्र में शादी, लेकिन सपनों का क्या? तुझे कितनी बार कहा है, जब घर के काम करती है तो ये किताबें दूर रखा कर। तुझे क्या लगता है, अगर तू ऐसा करेगी तो हम तुझे आगे पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए घर के कामों पर ध्यान दे और पढ़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन माँ जी क्यों? पापा जी ने तो कहा था माँ को कि आगे पढ़ाएंगे। अरे वो तो कहना पड़ता है। वैसे सुन, तेरी अब शादी हो चुकी है और एक लड़की का शादी के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? अपने परिवार का ख्याल रखना, घर संभालना, और कुछ नहीं है। तू अभी छोटी है, बहुत सीखना बाकी है तुझे। ठीक है माँ जी। किरण को छोटी उम्र में शादी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये कैसे होगा, और मैं स्कूल का इतना सारा काम कैसे करूँगा? मैं कोई मदद करूँ? मैंने तो तुम्हारी पूरी किताब रटी है। वैसे पता है, इतनी सरल किताब तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ रखी है। तू मुझे बताएगी? अरे तेरी खुद की पढ़ाई तो छूट गई है, तू मुझे क्या बताएगी? और जिसे तू सरल कहती है ना, अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम भूल गए हो, पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, और क्या पता जो तुमको ना आ रहा हो वो मुझे आ जाए। वैसे भी मैंने तो पढ़ाई छोड़ी ही नहीं, जानती हो ना तुम। अच्छा, तो तुम ये करके दिखाओ, तो मैं मानूं कि तुम पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती हो। लो, अभी करके दिखाती हूँ। तुम फिर अपने माँ पापा को बोलोगे ना, मेरे लिए भी स्कूल देखिए। किरण पति का पूरा काम कर देती है और उसके दिए मुश्किल सवालों को भी पूरा करती है, जिसे देख पति बहुत खुश होता है। तुमने इतने मुश्किल सवाल कैसे चुटकियों में हल कर दिए? आज से तुम मेरी पढ़ाई में मदद करना चाहोगी? क्योंकि हमारे घर में बहुओं को पढ़ाने का कोई रूल नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये बात घर पर किसी को मत बताना कि मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद करती हूँ, नहीं तो माँ जी मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने नहीं देंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हम रोज दिन में जब सो जाते हैं ना, तब पढ़ाई करेंगे। तब कोई तुम्हें किसी काम के लिए बोलता भी नहीं है और कोई हमें पढ़ाई करते हुए पकड़ भी नहीं पाएगा। ऐसे ही बहू अपने पति को पढ़ाई में बहुत मदद करती है, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। एक दिन सारी रात ये लड़की क्या जगती रहती है, जो दिन के काम में इतनी सुस्त रहती है। अरे बोलो, घर के काम जल्दी जल्दी किया करे, नहीं तो माँ आगे का रास्ता पकड़े। माँ कैसी बात कर रही है? मैं सारी रात जाकर पढ़ाई करता हूँ, तो कभी चाय कभी पानी वही तो भाग भाग कर लाती है। हाँ, फिर ठीक है। हाँ, सही भी है। रात में कभी तुम्हें भूख लगे या प्यास, कोई तो होना चाहिए। तेरे माँ के बस की तो है नहीं। हाँ, जितना पढ़ाना था मैंने कर दिया। बीवी के आने के बाद भी माँ ही थोड़ी ना खड़ी रहेगी हमेशा। कुछ साल बाद फिर एक दिन, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। अरे क्या हो गया, क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाना पड़ा। बहू, अगर घर में कुछ मीठा है तो जल्दी से लाकर अपने पति का मुंह मीठा करा। बहू मिठाई लेकर आती है। लो, अब तो मीठा भी आ गया। अब तो बताओ बात क्या है? हमारे बेटे ने पूरे गांव में टॉप किया है। कितना होनहार बच्चा है मेरा। क्या सच्ची में पिताजी? वाह, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ किरण, मैंने पूरे गांव में टॉप किया है। सच्ची, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी क्या है, तेरी। तू पढ़ता रहता था हमेशा, ना कोई ट्यूशन ना कोई मदद। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, आज तूने हमारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो जानती ही थी कि यही टॉप करेंगे, ये पढ़ाई में इतने अच्छे जो हैं। अरे पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं होगा? आखिर बेटा किसका है? जा बहू, अपने माँ बाप को भी ये खुशखबरी सुना, ताकि अपने जमाए पर उनको भी गर्व हो। और वो बोला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से करवाई। कम से कम कुछ खर्चा वो लोग भी तो करे। और क्या, वैसे तू क्या करती पढ़ लिख कर? पता चला मेरा बेटा पहले तुझे पढ़ाने के चक्कर में आगे ही नहीं बढ़ पाता। सही बात है, जा बता दे अपने पिता को कि जमाई ने तीर मारा है। जी क्यों नहीं पिताजी, अभी बता कर आती हूँ। पूरे गांव में मिठाई बंटवाओ,
मेरे बेटे ने टॉप किया है, सबको पता लगना चाहिए। कहाँ तो परेशान रहा करते थे कि मेरी बेटी को पढ़ा देना। हाँ, एक बात और, कल पंचायत में सरपंच जी ने हमें बुलाया है ताकि वो पूरे गांव के सामने इसका परिणाम घोषित कर सके। अरे मेरे बेटे की बुद्धि को पूरा गांव देखेगा। सच्ची? तब तो कल पंचायत जाना होगा। कल परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। पंचायत में सम्मान मतलब पूरे गांव में सम्मान। अगले दिन किरण के परिवार वाले पंचायत जाते हैं। सभी उन लोगों की ओर गर्व से देख रहे होते हैं। आज हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की नीरज ने गांव में टॉप किया है और टॉप के साथ साथ इस बच्चे ने हमारे गांव का नाम भी रोशन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि नीरज यहाँ आकर 2 शब्द कहे। आज मुझे पूरे गांव के सामने सम्मानित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो मैंने टॉप किया है उसमें अकेली मेरी मेहनत नहीं है, इसमें बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। मेरे गुरु ने, मेरे माता पिता ने, और आखिरी जिसका सबसे बड़ा हाथ है मेरी इस कामयाबी के पीछे, वो है मेरी पत्नी किरण का। अगर किरण मेरा साथ, मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं जहां हूं मैं वहां नहीं होता। मेरी पत्नी किरण को पढ़ना बहुत पसंद है, बल्कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझसे शादी होने की वजह से वो पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पाई। लेकिन पढ़ाई में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मुझे पढ़ाया करती थी, मुझे जहां नहीं आता वो मुझे समझाती, और उसी की वजह से आज मैंने टॉप किया है। तो मैं अपनी पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर वो उस वक्त मेरा साथ नहीं देती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उसने मुझे वो हिम्मत और भरोसा दिया कि आज मैंने ये कर दिखाया। अरे ये क्या बोले जा रहा है? पास खड़ा बेटे का जिगरी दोस्त बोल पड़ता है। हाँ चाची, ये सही बोल रहा है। इसने ये बात सिर्फ मुझे बताई थी। भाभी तो कंप्यूटर की तरह तेज दिमाग वाली है। काश भाभी की शादी ना हुई होती तो आज वो भी कहाँ होती। लेकिन सही सास ससुर ना मिल पाने के कारण उनके तो सपने अधूरे ही रह गए। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ, आओ आओ। आखिर टॉपर के पिता हो और इतनी गुणी बहू के ससुर। मैं पूरे गांव के सामने बहू से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक पिता के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी मेरे बेटे के प्रति है वो मैं बहू के लिए भी पूरा करूँगा। हाँ, सही बोल रहे हैं ये। हम तो बहू की कीमत समझ ही नहीं पाए हैं। पति और ससुर की बात सुनकर किरण को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से उसके सास ससुर किरण को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी शुरू होती है गीत के ससुराल से। गीत के माता पिता बचपन से ही टीवी सीरियल्स के बड़े शौकीन थे। इस सीरियल का नाम तो आपने सुना ही होगा, गीत हुई पराई। इसलिए जिस दिन उन्हें अपनी पहली संतान हुई उन्होंने उसका नाम गीत ही रख दिया। पर बेचारी गीत जिस दिन से पराई हुई उसके खुद की जिंदगी टीवी सीरियल बन गई। शादी होकर गीत अपने ससुराल आती है। दरवाजे पर खड़ी हुई गीत एक ही पल में अपने सारे सपने पूरे होते हुए देख रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक जैसे पति तो मिल गए हैं। अब मेरे ससुराल वाले हम आपके हैं कौन मूवी के ससुराल वालों की तरह निकल जाए तो लाइफ सेट है। ये सोचती हुई गीत अपने पति का हाथ पकड़ती है और सामने रखे कलश पर पैर मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है। ये क्या तरीका है? मुझसे पूछा तुमने इतने लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ने से पहले? सब क्या सोचेंगे? कायदा है कि नहीं कुछ? हाथ हटाओ। और ये बायां पैर कैसे आगे बढ़ा रही हो? दाहिने पैर से कलश को गिराओ। बताओ, ये भी नहीं सिखाया तुम्हारे घर वालों ने? क्या? अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी गीत ने जब अपने पति के मुंह से ये सब सुना होगा तो उस पर क्या बीती होगी ये तो आप समझ सकते हैं। गीत का मन टूट जाता है, पर अब वो पीछे हट भी तो नहीं सकती थी। शादी जो हो गई थी उसकी, अब ये रिश्ता तो उसे निभाना ही था। दाएं पैर से कलश को गिराकर गीत आगे बढ़ती है और अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखते ही उसकी ननद उसके पास जाकर कहती है, अरे भाभी, ये क्या? गृह प्रवेश करते ही आप आकर सोफे पर बैठ गई? अच्छा लगता है क्या? गांव से कितने रिश्तेदार आए हुए हैं, क्या सोचेंगे कि कमला बहू लेकर आई है या पेड़ का पत्ता जो कभी यहाँ गिर जा रहा है तो कभी वहाँ ऐसे सोफे पर धंस रहा है।
ये अच्छा नहीं लगता। अपने कदम चलाते रखिए, अभी इन सारे मेहमानों के पैर छूने हैं आपको, और फिर बहुत सारी और भी रस्में बाकी है। चला ही लीजिए पैर छोटी बहू, इससे शुगर भी नहीं होगा। जिस हिसाब से कड़वाहट मिल रही है मुझे, यहाँ शुगर तो ऐसे भी नहीं होने वाला है चिमकनी। गीत की पूरी रात मेहमानों से जान पहचान करने और आशीर्वाद लेने में ही निकल जाती है। देखिए, बताइए तो पता भी नहीं चला और भोर के 5 बज गए। अब हम सब निकलते हैं भैरव। ऐसे कैसे? बहू के हाथ का कुछ खा कर तो जाओ, वरना गांव वाले क्या बोलेंगे कि हमारे गांव से हमने प्रमोद को भेजा, वो भी बिना बहू के हाथ का खाना खाए वापस आ गया। बैठिए ना अंकल जी, आपकी ट्रेन नहीं छूटने दूंगी, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। पूरे दिन की थकी हारी गीत को बिना आराम किए ही किचन में जाना पड़ता है और वो मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाकर उन्हें परोसती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वापस लौट जाते हैं और सुबह के 7 बजे गीत फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने जाती है। इस बात को 2 घंटे भी नहीं होते कि बाहर हॉल से बातें करने की आवाज़ अंदर कमरे में आने लगती है। बहू को इतनी देर सोने को दे रही हो कमला, माना तुम मन की सीधी है, पर इतनी भी छूट सही नहीं। अब ये तो अपनी खुद की समझ होती है ना विमला, कि यह ससुराल है, मायका नहीं। ऊपर से अभी अभी शादी हुई है, घर में लोग हैं। पर नहीं, आजकल की लड़कियां तो फूल कुमारी होती है, 2 काम किया नहीं कि थक कर चूर हो जाती हैं। अब कोई उठने को तैयार नहीं होगा तो कैसे जाकर मैं उसे उठा दूंगी। बताओ, 2 घंटे भी नहीं सोए क्या आदमी? एक बार भी नहीं सोचा मम्मी जी ने, और सीधा चुगली करने लग गई मेरी। सोचा था ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ जिठानी नहीं होगी, पर यहाँ तो हर तीसरा आदमी मेरी जिठानी बना बैठा है। फ़ौरन तैयार होकर गीत सीधा रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करने लगती है। खाना बनाकर गीत सभी को परोस रही थी कि उसके सर से पल्लू सरक जाता है, जिसे देखते ही गले को खराशता हुआ शैलेश उसे इशारा करता है। जरा भी कायदा नहीं है इसे, कसम से। कुछ देर बाद शैलेश के साथ साथ भैरव भी काम के लिए निकल जाता है। फिर प्रिया किचन में जाकर अपनी भाभी से कहती है, ओहो ओ माय गॉड, ये क्या झोंक लगाया आपने भाभी? पूरे घर में सभी छीके जा रहे। और ये क्या, ऐसे बनती है क्या रोटियां? मैं तो देख कर बता सकती हूँ, आपकी कोई भी रोटी फूली नहीं होगी। जो रोटियां फूली नहीं होती ना, वो कितनी भारी होती है पेट के लिए, पता भी है आपको? अब ऐसी रोटी को हम खाएंगे और बेकार में हमारी चर्बी बढ़ जाएगी। सॉरी दीदी। अरे मुझे क्या सॉरी बोल रही हो? सॉरी बोलना है तो मम्मी पापा को बोलो। आज सुबह नाश्ते के टेबल पर क्या हुआ देखा मैंने? कैसे बेचारे शैलेश भैया का मूड खराब हो गया था। अब ऐसा मुंह भी मत बना लीजिए भाभी, घर की बहू का मुंह ऐसा उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सलाह दे रही थी, मानना न मानना आपके ऊपर है। और गर्मी की भरी दोपहरी में इतने गरम गरम शब्द अपनी भाभी के सर पर मारकर प्रिया जी तो निकल जाती है रसोई से बाहर। किस घर में ब्याह कर आ गई मैं? यहाँ तो हर कोई मेरा दुश्मन बना बैठा है, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाएगा यहाँ। गीत अपनी माँ को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। जब इस घर का रिश्ता ढूंढा था आपने मम्मी, तो क्या कहा था? बेटी अकेली बहू रहेगी, तू राज करेगी, एक ननद है जो चली जाएगी कल को, जेठानी भी नहीं, देवरानी भी नहीं। इससे अच्छा कोई जेठानी रह लेती मम्मी, ज़रा मैं उनसे 2 बातें तो कर पाती। यहाँ तो क्या सास, क्या पति, क्या ननद, सभी मेरे जेठानी बने बैठे हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट भी मैंने अपने पति के साथ नहीं बिताई। दरवाजे पर ही मैंने उनका हाथ के पकड़ लिया, उन्होंने तो उसमें ही ड्रामा कर दिया था। अब आगे क्या ही उम्मीद रखूँ मैं? सबको बहुत चिंता है अपनी इज्जत की, मानो लगता है जैसे मैं ही एक बेइज्जत हूँ यहाँ। हमें भी कम सुनने नहीं मिला है बेटा, ससुराल चीज़ ही ऐसी होती है। हो सकता है उन लोगों का नेचर ही ऐसा हो। ऊपर से आजकल लड़कियां ना आती ही ससुराल में अपने सास ससुर पर चढ़ जाती है। अब उन्हें क्या पता कि तू ऐसी नहीं है, तुझ पर दबाव बनाकर रखने के लिए वो लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे होंगे। शादी के बाद का वो पहला हफ्ता था और इस बात को अब 6 महीने हो चुके थे। रात को रसोई में 1 बजे तक झूठे बर्तन धोने के बाद गीत अपने कमरे में सो रही थी कि सुबह 5 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नींद में गीत दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है? भैरव दरवाजे पर है। इतनी देरी से सोते ही क्यों हो तुम लोग, जो सुबह सूरज निकल आता है और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता? दरवाजे पर सासों को तो इस तरह से आते तो देखा था, पर मेरी किस्मत देखो भगवान,
जो ससुर तक आकर जगा देते। गीत फौरन तैयार होकर काम पर लग जाती है। सुबह दुकान जाने के वक्त एक सामान जगह पर नहीं रखा जाता इस औरत से। कहाँ होगी तुम? मेरी वाइट शर्ट निकाल कर दो, मुझे दुकान निकलना है, बहुत ज़रूरी पार्टी आने वाली है। अरे कहाँ हो? शैलेश की आवाज़ सुनकर भागती हुई गीत रसोई से बाहर आती है। यही लक्षण है इस घर की बहू के। शादी को 6 महीने हो गए पर अभी तक इन्हें तौर तरीके समझ में नहीं आए। कौन सी बहू अपने ससुर जी के सामने इस तरह से भागा दौड़ी मचाती है। और अब तक चुप रही गीत बोल पड़ती है। बहुत बोलिया ससुर जी आपने। यहाँ जब ससुर जैसे काम नहीं कर रहा तो बहू कायदे में कैसे रह सकती है? कौन सा ससुर अपनी बहू की कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा पीटता है? प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं मिलती मुझे इस घर में। आए दिन मम्मी जी आप किसी न किसी को पकड़कर यही कहती रहती है मेरी बहू किसी काम की नहीं। अभी तक इसने मुझे गुड न्यूज़ नहीं दिया तो कैसे दूँ मैं गुड न्यूज़? हाँ, गुड क्या है आपका बेटा? और न्यूज़ देने के लिए पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है। पर यहाँ तो मेरा पति मेरी जिठानी बनकर दिन भर मेरी कमियाँ निकालता रहता है। ननद ऐसी जो खुद दिन भर बिस्तर तोड़ती है और लड़के छांटती है। और छाटे भी क्यों ना, जब काम वाली जैसी भाभी मिल गई हो जो मुफ्त में बिस्तर तक आकर खाने की थाली पकड़वाती हो तो कौन सी ननद शादी करके जाना चाहेगी? ये लो मम्मी और 2 छूट। जब पहली बार भाभी की हरकतों में तुमने बदलाव देखा था उसी वक्त 2 तमाचा लगा दिया होता ना भैया तो आज भाभी इस तरह पापा मम्मी की बेइज्जती ना कर रही होती। अच्छा, अब दिखाए मुझ पर कोई हाथ उठाकर, सबके होश ना ठिकाने लगा दिए तो मेरा नाम भी गीत नहीं। बहू के कहती है आप लोग कामवाली को हटवा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम बेटी लेकर आए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगे? अरे तुम मुझे क्या छोड़ोगे, मैं इस घर को छोड़ती हूँ। और ये क्या, गीत तो अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर कमला दरवाजे तक जाती है। हाय राम, सोसाइटी वालों देखो कैसी बहू आ गई हमारे घर। सास बहू में तो नोक झोंक होती ही रहती है कमला, तेरी भी जुबान न कम नहीं है। रोक ले अपनी बहू को, अगर ये चली गई ना तो शैलेश की दूसरी शादी इस जन्म में तो नहीं होने वाली। काम वाली 10,000 लेगी मम्मी, और अब तो खाना बनाने की तुम्हारी आदत भी छूट चुकी है। रोकने में ही फ़ायदा है भाभी को। और अपना फ़ायदा देखकर कमला और प्रिया गीत को रोक लेती है। पर गीत के इस रूप को देखने के बाद अब किसी को हिम्मत नहीं थी कि ज़बरदस्ती उस पर प्रेशर बनाए। गीत बहुत अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए वो आज के बाद फिर कभी कोई ज़बान दराजी नहीं करती और सिर्फ बहू होने का अपना फ़र्ज़ निभाती चली जाती है। सास आई ससुराल। अपने ऑफिस से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता, किसको किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या प्रिया? अरे भैया उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हाथ है यार कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गए ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए, ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ, चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए, बाकी तुम देख लेना। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं, मेरी भी गलती है। रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है।
वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूं। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त तो किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे क्या यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी बाकर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हद हो, सच में जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती, वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। हार बेटा, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं आपने तो करण ही क्यों? क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए? जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी, पर ना, वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं 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 मम्मी हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है? झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई, ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजाजी बैठ पे जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजाजी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें। नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हुई ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी, आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों के बाद है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है? किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर।
क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खोलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर। मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में। बस तुम मुझे अगर एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। वो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फोन भी छीन लिया। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो कहती है मेरी प्राइवेसी जा रही है, छोटी के पास जाओ। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियां पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। जब कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फोन किया और इत्तेफाक से फोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक सिसक पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए, पर शायद मैं यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ। हे भगवान, मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ रही है, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसा कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहां तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखना चाहा। यही किस्मत का खेल है अनीता। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी। अब हम लोग गेस्ट रूम में कल शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी करण। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो न जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं। प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है। अपना बेटा सौंपती है वो हमें। अगर सब बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में अनीता बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है।